Hello, students. Good morning to all of you. Today, I am going to start the history of class 9, and the first chapter is French Revolution. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट हुआ दुनिया में, वर्ल्ड में क्या प्रभाव पड़ा उसका। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में मोनार्की जो था वह समाप्त हो गया, मोनार्की समाप्त हो गया। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ फ्रांस पे नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड पे पड़ा। ओके, तो ये क्या था, तो एंड ऑफ मोनार्की, सबसे पहला बात था एंड ऑफ मोनार्की। कहाँ पे? फ्रांस में। और यहाँ का जो सोसाइटी बना हुआ था वो क्या था, वो प्रिविलेज था बर्थ के आधार पे, वो प्रिविलेज के आधार पर था। तो वो प्रिविलेजेज जो मिला हुआ था वो बर्थ के आधार पर मिला हुआ था। तो उसको समाप्त करके एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डेवलप किया गया। क्या डेवलप किया गया? न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और जो मेन वहाँ का थे और सिटीजन्स थे, उसका जो राइट्स था उसको डिक्लेयर किया गया। क्या किया गया? डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कब? तो वो अनाउंस किया गया कब? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम अनाउंस किया गया कि मैन और सिटीजन की जो राइट है उसका डिक्लेरेशन किया गया कि अब न्यू टाइम आने वाला है, न्यू टाइम आने वाला है फ्रेंच के रिवॉल्यूशंस के बाद। और इस प्रकार से क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789 को रिवॉल्यूशंस जो शुरू हो गया। और ईस्टर्न पार्ट जो था शहर का, बस्टाइल जो था, बस्टाइल में एक क्या था, एक रीजन बना हुआ था। उसमें कुछ कैदी, ओनली 7 कैदी बने हुए थे। यानी कि इस जो सिटी जो बस्टाइल का था, ईस्टर्न पार्ट में एक प्रिजन बना हुआ था। और वहाँ पर गए और उसको क्या कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया गया। दैट मीन्स उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। तो ये इस तरह से स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो कैदी थे वो भाग गए थे। और इसके बाद धीरे 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 जो वहाँ का कंट्री साइड था, कंट्री साइड तक रिवॉल्यूशन फैल गया। ओके, तो अब ये जो रिवॉल्यूशंस हुआ उसका मेन कारण क्या है, उसका रिवॉल्यूशंस का मेन कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहला कारण है, सबसे पहला काउज है वो वार एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। वार एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जानते हैं कि 1774 में, उससे पहले क्या हुआ था कि ब्रिटेन और अमेरिका, मतलब कि अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो 7 ईयर्स वार्स लड़ा गया था, उस 7 ईयर वार्स में क्या हुआ कि 7 ईयर वार्स में अमेरिका में जो लड़ा गया था, चाहे अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में फ्रेंच ने बहुत ज़्यादा वहाँ क्या कर दिया, वार में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, पैसे दे दिए। इस कारण से क्या हो गया कि जो उसका जो ट्रेजर्स था, जो उसका खजाना था, वो खाली हो गया। ओके, तो जो 1774, ये तो 1756 टू 1763 में फर्स्ट जो फ्रेंच वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा था, 7 ईयर्स वार जो लड़ रहा था वो अमेरिका में वो था। तो उसके बाद कहता है कि वहाँ पर एक बर्बन फैमिली जो मेन डायनेस्टी था, जैसे इंडिया में क्या था, इंडिया में बहुत सारे मेन डायनेस्टी थे जिसके बारे में जानते हैं। वो था मुग़ल एम्पायर, वो था दिल्ली सल्तनत, वो था मौर्यन एम्पायर। तो इस तरह से वहाँ पर भी क्या था कि वहाँ पर भी जो एक बर्बन फैमिली था वो मेन डायनेस्टी था फ्रांस का। और जो लुई 16 वहाँ का एक मोनार्क था जो 1774 में जब वो क्या हुआ कि असेंडेड द थ्रोन, जब वो गद्दी पे बैठा। तो गद्दी पे बैठा तो क्या हुआ कि गद्दी पर जब वो बैठा तो उस टाइम खजाना पूरा खाली हो चुका था। खजाना क्या हो चुका था, पूरा खाली हो चुका था। यानी कि इम्पटी ट्रेजरी, क्या था, इम्पटी ट्रेजरी। किसके बाद? लुई 16 जब बर्बन फैमिली का थ्रोन पे, फ्रांस के थ्रोन पे बैठा तो क्या था, उस टाइम उन्होंने क्या प्राप्त किया कि खजाना खाली हो चुका है और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उसकी कमी हो चुकी है। कहाँ पे? फ्रांस में। तो इसके साथ ही साथ क्या था कि यही एक कारण नहीं था, बल्कि जो फ्रांस के जो राजा थे उस शहर से दूर, जो लुई 16 थे, शहर से दूर क्या थे कि वो अपना राजमहल बनाए हुए थे, पैलेस बनाए हुए थे। और इस पैलेस में क्या थे, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजर बसर
कर रहे थे। इसके साथ क्या था कि लुई 16 जब गद्दी पे बैठा, राजगद्दी पे जब राजा बना, तो उसका एज कितना था? उसका एज ओनली 20 ईयर्स था। कितना था? 20 ईयर्स था। और क्या किया कि जो ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोनियोनेट, उससे क्या किया? वो उन्होंने शादी कर लिया। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन जो था, इसमें जो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं अभी कि जो वार हुआ उसमें क्या हुआ, लगभग 1 लीवर, जो ये लीवर्स क्या है, ये लीवर फ्रांस की करेंसी है, फ्रांस की करेंसी है। तो 1 लीवर्स क्या था उस वार के टाइम में, जो कर रहा है 1 बिलियन लीवर्स जो डेप्ट में चला गया वार के टाइम में, और पहले से 1 बिलियन डेप्ट था, कर्ज था। तो इस तरह से क्या हो गया कि बिलियन, लगभग 2 बिलियन लीवर्स क्या है, तो फ्रेंच की करेंसी है। तो 2 बिलियन लीवर क्या हो गया वहाँ का, जो है डेप्ट में चला गया। और जब डेप्ट में चला गया तो इससे क्या हुआ कि जो कोई भी आदमी जब कर्ज देता है, लोन देता है, तो लोन के लिए क्या करेगा, फिर पैसा अपना मांगना शुरू करेगा। और इस प्रकार से जो लेंडर्स थे, जिन्होंने क्या कर रखा था, जो क्रेडिट किया हुआ था, वो चार्ज करना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? 10% जो था उस पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। किस पे? तो जो ये 2 बिलियन लीवर था कर्ज में डूबा हुआ, तो इस कर्ज पे क्या किया कि जो लेंडर्स थे, कौन थे? लेंडर्स 10%, कितना परसेंट? जो है 10% उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया ईयरली, 10% ईयरली। किस पर? लोन पर चार्ज करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से जो आर्मी था, आर्मी या तो फिर जो कोर्ट है, या तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए, या ऑफिस है, यूनिवर्सिटी है, स्टेट है, ये सभी में क्या कर दिया गया, ये सभी को जब प्रॉब्लम होता है, जब ट्रेजरी हो जाता है खाली, तो क्या होता है, जब खजाना खाली होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स इम्पोज करेगी। क्या करेगी? टैक्स। तो टैक्स बढ़ा चूँकि जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन में जाता है, तो जब आर्थिक मंदी होती है तो क्या होता है कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि टैक्स को इंक्रीज करने के बाद उससे क्या कर सके, उससे वापस ले सके। तो उसका सबसे क्या था कि जो भी था मेंटेन, आर्मी को मेंटेन करना था, कोर्ट मेंटेन करना था, गवर्नमेंट को चलाना था, ऑफिसर्स को चलाना था। तो इस तरह से सभी को चलाने के लिए क्या कर दिया गया? टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया। ओके, इसके साथ ही साथ क्या था कि इसके साथ टैक्स इंक्रीज हुआ। तो टैक्स में अब 2 प्रकार का टैक्स थे, एक था टीथे और दूसरा था टैली। क्या था? एक था टीथे, दूसरा था टैली। तो अब जो सिस्टम जो वहाँ का टैक्सेशंस का था, कहाँ का? फ्रांस का जो सिस्टम था टैक्सेशन का, वो क्या था? वो अभी ऑलरेडी बताए हैं कि जब कोई विदाउट रीजनेबल था, यानी कि अनरीजनेबल और अनजस्ट था, यानी कि सही तरीके से लिया नहीं जा रहा था। और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था वो दिन पर दिन बढ़ते गया। क्यों बढ़ते गया? क्योंकि जो एक्सपेंडिचर्स था गवर्नमेंट का, वो बढ़ने का कारण क्या था कि यूजलेस वार, जिसका कोई प्रॉफिट नहीं था, वो वैसी लड़ाई लड़ना जिसका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ये एक यूजलेस वार्स के कारण क्या था कि उसका जो है ट्रेजरी हो गया खाली, एक्सपेंडिचर बढ़ गया। एक्सपेंडिचर बढ़ जाने के बाद क्या हुआ? टैक्सेशन को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? टैक्सेशन को बढ़ा दिया गया। और ये टैक्सेस किस पर लागू किया गया? तो जो जनरली कॉमन पीपल थे उस पर लागू किया गया। ओके, तो जो अब यहाँ पर 2 बातें आती है कि जो फ्रांस था, फ्रांस बटा हुआ था, जो वहाँ का सोसाइटी था वो मेन उसमें 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। कितने कैटेगरी में बटा हुआ था? 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। कौन कौन बटा हुआ था? तो वो था फर्स्ट स्टेट्स एंड सेकेंड स्टेट्स एंड थर्ड स्टेट्स। तो फर्स्ट स्टेट्स में कौन थे? तो नोबल थे। कौन थे? नोबल थे फर्स्ट स्टेट में। नोबल थे फर्स्ट स्टेट में, सॉरी फर्स्ट स्टेट में कौन थे? तो फर्स्ट में थे क्लर्जी। कौन थे? क्लर्जी, इसको बोलते हैं चर्चमैन। क्या बोलते हैं? चर्चमैन। सेकंड में कौन थे? तो सेकंड में थे नोबेल। सेकंड में कौन थे? नोबेल। ये नोबेल क्या था? तो नोबेल वहाँ का जो रिच पर्सन थे, वहाँ का जो रिचेस्ट पर्सन थे, जो अपर क्लास के लोग थे, उसको नोबेल बोलते थे। इसके बाद थर्ड में कौन था? तो थर्ड में जितने भी पेजेंट्स थे, लेबरर्स थे, लॉयर्स थे, यानी जो मिडिल क्लास के लोग सब किसमें थे? वो सब थर्ड क्लास स्टेट में थे। तो अब जो टैक्सेशन लागू किया गया, तो टैक्सेशन किस पे लगा? जो टैक्स बर्डन ऑफ जो टैक्सेशन था
वो किस पर लागू कर दिया गया, तो बर्डन ऑफ टैक्सेशन जो था वो मेन रूप से जनता पर लागू किया गया, जो मासेस था उस पर पीपल पे लागू किया गया, और उसको सभी प्रकार का टैक्सेस पे करने के लिए उसको क्या किया गया, तो सभी प्रकार का टैक्सेस को पे करने के लिए उसको फोर्स किया गया। 2 टैक्स था, एक डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, मतलब कि, और एक टैक्स क्या करता था, चर्च को देना पड़ता था। तो जो डायरेक्ट टैक्स था उसको क्या बोलते थे हम लोग, टैली बोलते थे। क्या बोलते थे, टैली। जिसमें से क्या था, लैंड टैक्स था, रोड टैक्स था, चर्च टैक्स था, साल टैक्स एंड क्या था, एंड एंड टैरिफ ड्यूटीज। ये सब जो क्या था, टैरिफ ड्यूटीज का मतलब क्या हो गया कि शहर में, देश में जो मूविंग होता है गुड्स का, सामान एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें टैरिफ ड्यूटीज देना पड़ता है मूविंग गुड्स के लिए। ओके, तो इसके तरह से क्या हुआ कि या तो फिर नदियों में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था गुड के द्वारा, उस पर भी क्या किया गया, टैक्स इम्पोज किया गया। और क्या था कि जो चर्च टैक्स लेता था, जो चर्च टैक्स लेता था उसको क्या बोलते थे, टीथे। जो चर्च था टैक्स लेता था उसको बोलते थे टीथे। क्या बोलते थे, टीथे। जो किससे लेता था, पीजेंट से। तो जो पीजेंट से चर्च टैक्स लेता था उसको बोलते थे टीथे। जो लगभग कितना, 4/5 मतलब कितना, यदि 5 पार्ट टोटल इनकम जितना है तो टोटल इनकम का 4/5, टोटल इनकम 4/5। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी का 20 रुपीज़ इनकम हुआ, मान लो 100 है, तो 100 रुपीज़ किसी का इनकम है, तो 100 रुपीज़ में कितना, तो 4/5 की बात कर रहे हैं, तो 4/5 मतलब हो गया 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ क्या था, टोटल इनकम जो फार्मर का था वो 80 रुपीज़ किसको देना पड़ता था, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। तो समझ में आ रहा है ना कि कितना हैवी टैक्स है। 100 रुपया कोई कमाया 100, उसमें से 80 रुपया क्या कर दिया, टैक्स दे दिया, तो बचेगा क्या, दिक्कत है। तो इस तरह से वहाँ क्या करता था, तो ये हो गया क्या, इसको बोलते थे टीथे। क्या बोलते थे, टीथे। जो कौन लेता था, चर्च। एक गवर्नमेंट लेता था, तो गवर्नमेंट जो लेता था उसको क्या बोलते थे, तो जो गवर्नमेंट लेता था उसको बोलते थे टैली। क्या बोलते थे, टैली। गवर्नमेंट जो टैक्स लेता था उसको बोलते थे टैली, और जो चर्च लेता था उसको क्या बोलते थे, टीथे। तो 2 पॉइंट्स याद रखना है, जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है उसको क्या बोल देंगे, टैली बोलेंगे, और जो चर्च टैक्स ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, टीथे कहा जाएगा। ओके, तो अब हम लोग अभी तुरंत बताए हैं कि जो सोशल डिस्पैरिटी, यानी कि वहाँ का जो सोसाइटी था फ्रांस का, वो मेनली 3 कैटेगरी में बटा हुआ था। वो कौन कौन था, तो था फर्स्ट क्लास, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन थे, क्लर्जी। क्लर्जी किससे रिलेटेड थे, चर्च से। किससे रिलेटेड थे क्लर्जी, चर्च से। क्लर्जी थे जो थे वो किससे रिलेटेड थे, चर्च से। और जो नोबिलिटी था, नोबेल पर्सन क्या था, यानी कि जो समाज में रह रहे थे राजा, यानी कि मोनार्क जो थे वहाँ का, तो मोनार्क के साथ रहने वाले जो उसके, जैसे हो गया मिनिस्टर्स हो गए, उसके कोर्ट में रहने वाले लोग हो गए, तो जो हाई क्लास के जो लोग थे उसको क्या बोलते थे, उसको नोबिलिटी कहा जाता था। अब बाकी बचा थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में हो गया जनरल लोग। जनरल लोग का मतलब समझ आ गया कि बिजनेसमैन था, मर्चेंट थे, कोर्ट ऑफिसर्स जो काम करते थे कोर्ट में वो सब ऑफिसर्स थे, पेजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, लैंडलेस लेबरर जिसके पास क्या था, जमीन नहीं थी, वो सब लेबरर्स थे, सर्वेंट्स थे, ये सब जो क्या थे, सर्वेंट्स थे, ये सब जो थे किस ग्रुप में आते थे, तो थर्ड स्टेट में आते थे। तो ये यहाँ तो प्रॉब्लम हुआ, थर्ड स्टेट में आते ही थे। और थर्ड स्टेट में भी क्या थे, ये 2 कैटेगरी में बटे हुए थे। थर्ड स्टेट में भी क्या थे, 2 कैटेगरी में बटे हुए थे। एक कैटेगरी था उसका कि जो रिच पर्सन थे, एक कैटेगरी था रिच पर्सन का, क्या था, एक कैटेगरी था रिच पर्सन का, और दूसरा किसका था, पुअर का। किसका था, पुअर का। यानी कि एक समवेयर रिच एंड समवेयर पुअर। अब इसमें क्या होगा कि जो एक्टिविटीज, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थे, जो थर्ड स्टेट को अकेले देना पड़ता था। क्या करना पड़ता था कि जो ये दोनों जो फर्स्ट क्लास थे, ये दोनों फर्स्ट क्लास जो थे, ये टैक्स पे नहीं करते थे। यानी कि इसको बर्थ के आधार पर प्रिविलेज मिला हुआ था, लाभ मिलता था बर्थ के आधार पे कि नहीं भाई हम हायर क्लास हैं, हम जो है समाज में, सोसाइटी में ऊपर, हम टैक्स पे नहीं करेंगे। तो टैक्स अकेले किसको पे करना पड़ता था, तो टैक्स पे करना पड़ता था थर्ड स्टेट को। यानी कि हमेशा अभी भी देखते हैं कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो हायर क्लास के लोग हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज़्यादा उसमें पिसता कौन है? जो सबसे ज़्यादा बीच में पिसता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलता है वो है लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये है। अपर क्लास को कोई टेंशन नहीं है, जैसे भी है वो सब सही है। जैसे अभी कोरोना का लॉकडाउन है तो इसमें अपर क्लास के जो लोग हैं उनको खाना मिल रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी किनको है? तो जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल फैमिली के लोग हैं, रेगुलर काम करने वाले हैं, खाने वाले हैं, यानी कि काम करेंगे तो क्या होगा? वर्क करेंगे, पहले वर्क होगा तब क्या होगा? उनको फूड मिलेगा, तब उनको फूड मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि ऐसे लोगों के साथ बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अब क्लियर हो गया। इसके साथ क्या प्रॉब्लम था? इसके साथ प्रॉब्लम था कि इसका जो पॉपुलेशन था लगभग 10% था। कितना था? 10%। और जो थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन था वो लगभग 90% था। मतलब कि सीधा जान लीजिए कि प्रेजेंट जो था वो 90% था। फ्रांस में प्रेजेंट 90% था, लेकिन इसके पास ज़मीन जो थी कितना परसेंट थी? वो 40% थी। कितना परसेंट थी लैंड? 40%। तो ये पॉपुलेशन क्या था? बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन लैंड क्या था? बहुत ही कम था। तो लैंड था मेन रूप से किसके पास? तो ये दोनों का जो पॉपुलेशन ओनली कितना परसेंट है? हायर क्लास का पॉपुलेशन है 10%। कितना है? 10%। और इसके पास लैंड की बात करते हैं तो जो लगभग जो लैंड था वो 60% जो लैंड किसके पास जमा था? तो 60% लैंड था वो किसके पास था? तो वो था ये फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, मतलब क्लेर्जी और नोबिलिटी के पास था। और 40% जो था लैंड किसके पास था? पीएन के पास था। तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लेकिन लैंड क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। रेशियो देखा जाए तो किसके अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। तो ये सब परेशानी थी, जो सोशल डिस्पैरिटी था फ्रांस में बना हुआ था। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस का। तो क्या था वहाँ का? जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की बात करते हैं तो वहाँ का जो मेन रूप से बना हुआ था सोसाइटी जो डेवलप था वो क्या था? वहाँ पर जो सबसे बड़ा सिचुएशन था वो क्या था? तो वो था इंडेंजर्ड था लोगों का। मेन रूप से उसका जो क्राइसिस चल रहा था सिर्फ बार और इकोनॉमिक क्राइसिस ही नहीं था, उसके बाद खाने पीने की भी चीज़ों में कमी आई थी। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस के कारण क्या था कि कहता क्या है कि जो सबसे पहले था इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मेन प्रॉब्लम था इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्या था? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ओके, वहाँ का सबसे बड़ा समस्या था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी कि 5 मिलियन का मतलब क्या होगा? अगर 70-89 में क्या हुआ था कि 30 मिलियन पहले था और बहुत कम टाइम में 28 मिलियन, 5 मिलियन, दैट मीन्स 50 लाख। तो 50 लाख पॉपुलेशन क्या हुआ? बहुत कम ही टाइम में वहाँ का क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया तो क्या होने लग गया कि जो कहीं पर भी किसी भी देश में जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो उसको सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, फूड ग्रेन्स के साथ साथ और भी जो है उसके नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरतें होती है, समान आवश्यकता होती है, नेसेसरी होती है नीड्स को पूरा करना। इसलिए फूड्स के साथ साथ और भी नीड्स उसको चाहिए। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया तो सबसे पहला डिमांड क्या हुआ? सबसे पहले किसी को क्या है? जब पॉपुलेशन इंक्रीज गया तो सबसे पहला डिमांड होगा उसका खाना। तो जो फूड ग्रेन्स था उसका फूड ग्रेन्स का डिमांड क्या हुआ? फ्रांस में बढ़ गया। और जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स था वो क्या था? वो उतना तेज़ी से प्रोडक्शन, उतने जो स्पीड जो तेज़ होना चाहिए, जो पेस होना चाहिए प्रोडक्शन में, उस प्रोडक्शन में पेस जो अधिक होना चाहिए, लेकिन अधिक होने के बजाय क्या था? प्रोडक्शन कम था। प्रोडक्शन कम होने के कारण जो था उसका डिमांड जो पूरा नहीं हो पा रहा था। जब डिमांड पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई भी मार्केट में कोई भी सामान जब जो डिमांड है वो डिमांड पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसके कारण क्या होगा? कम डिमांड के कारण उसका प्राइस इंक्रीज कर जाता है। तो ये हुआ क्या? ये हुआ इसके साथ में क्या हुआ कि जो प्राइस था फूड ग्रेन्स का, ब्रेड का प्राइस वो क्या हो गया? जो यानी कि वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ गया। ओके, जो स्पेशल डाइट था वो क्या हो गया? बढ़ गया। स्पेशल डाइट जो था, ये फाइट नहीं है डाइट है, स्पेशल डाइट उसका बढ़ गया। डाइट है DIET, डाइट मतलब भोजन। और क्या था? जो वहाँ के वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयड, जो भी वर्कर्स जो काम कर रहे थे वर्कशॉप में काम कर रहे थे या तो फिर वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनका क्या था? जो ऑनर उनके जो वेजेज थे वो फिक्स करके रखा था। अब मजदूरी जो है, वेज है, वो भी फिक्स करके रखा हुआ है, वही बढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन मांग बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया।
डिमांड भी बढ़ा, डिमांड बढ़ने का डिमांड पूरा नहीं हो पाया और प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। जब प्राइस इंक्रीज कर गया तो क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे वो डिमांड करने लगे, किस लिए, अपने वेज बढ़ाने के लिए। लेकिन वहाँ का जो मिल ओनर्स था, वर्कर्स थे, वर्कशॉप के जो ओनर्स थे, वर्कर्स का क्या था, फिक्स करके रखा था, उनका मजदूरी था उसको क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। अब जो मजदूरी मिल रही थी, जो वेज पहले मिल रही थी, उसमें लोग आराम से खाना खा रहे थे, फूड कर रहे थे, अपनी जीविका लिवलीहुड चला रहे थे। लेकिन जब फूड ग्रेन्स का, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, अब पैसा उतना ही मिल रहा है तो क्या होगा, उसमें फूड उसको मिल पाएगा नहीं। तो इसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण जो पुअर लोग थे और जो रिच लोग थे, तो अभी तुरंत डिस्कस किए हैं कि अभी जैसे दाम बढ़ गया तो रिच को कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ उसको होम डिलीवरी मिल जा रहा है। दिक्कत किसको है, दिक्कत रेगुलर काम करने वालों के हैं, मजदूरी करने वालों के हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक रिच और पीपल के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन गया। क्या हो गया, एक गैप बन गया। और क्या हुआ, इसके साथ ही साथ कई सारी जगह पर जो कि क्या हुआ कि हेल के कारण या फिर ड्राउट के कारण क्या हुआ कि पानी नहीं मिल पाया, सूखा पड़ गया। और ड्राउट के कारण जो हार्वेस्ट था वो क्या हो गया, हार्वेस्ट नहीं हो पाया ढंग से, फसल का जो क्रॉप फेल्यूर हो गया। और जब क्रॉप फेल्यूर हो गया तो क्या हो गया कि क्राइसिस, जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस उभर करके सामने आया, यानी कि जो क्राइसिस तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया। ओके, अगला पॉइंट है वो है ग्रोइंग मिडिल क्लास। क्या है, ग्रोइंग मिडिल क्लास। ओके, तो अगला जो है वो मिडिल क्लास की बात करते हैं। तो वो मिडिल क्लास में क्या था कि 18वीं सेंचुरी में सोशल ग्रुप में इमरजेंस होने लगा। बहुत सारे मिडिल क्लास में जो पढ़े लिखे लोगों का, मतलब कि जो एजुकेटेड पर्सन थे, वो सब क्या हो गया, उभर करके सामने आए। जब उभर करके सामने आए तो क्या हो गया, जो ट्रेड्स था, जो अलग कंट्री से, समुद्र के उस पार से, ओवरसीज से जो ट्रेड हो रहे थे, या तो फिर जो मैन्युफैक्चरर था, वो सब के द्वारा क्या होने लगा, जैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब ट्रेड कर रहे हैं तो कोई ट्रेडर्स दूसरे जगह पर जाएंगे तो जो वहाँ के रूल्स है, वहाँ के जो सोसाइटी है, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ यहाँ पर भी लाएंगे। वही बात था क्या कि ये सिर्फ वेल्थ ही नहीं कमा रहे थे, ट्रेड के द्वारा वेल्थ ही नहीं कमा रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे कि ओवरसीज ट्रेड या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जो अपना जो मिडिल क्लास के जो आइडियाज़ थे, ये सब भी इधर से उधर क्या हो रहा था, मतलब कि इधर से उधर स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था। कई सारे मर्चेंट्स जो मैन्युफैक्चरर्स थे थर्ड स्टेट्स के, जैसे लॉयर्स हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गया, एजुकेटेड थे, वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग बिलीव करते थे कि जो बर्थ के आधार पे प्रिविलेज मिला है सोसाइटी में, उसको में क्या करते थे, वो उसमें कोई ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। उनका मानना था एजुकेटेड पर्सन्स का कि ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, कि ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें क्या होता है तो बर्थ के आधार पर प्रिविलेज मिला हो, बर्थ के आधार पर प्रिविलेज मिला हो, उसको लाभ मिलता हो। वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो वो उसका मानना था किसका, जो लोअर्स थे, जो एजुकेटेड पर्सन्स थे, फिलोसफर्स जो डेवलप होकर के सामने आए मिडिल क्लास के रूप में उभर करके, उनका मानना था कि जो भी उस डिपेंड करता है किसके, उसके मेरिट पर डिपेंड करता है। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ कि इस तरह से बहुत सारे मिडिल क्लास उभर कर सामने आए। उसी में से कुछ फिलोसफर्स थे, जो मिडिल क्लास सामने आए उसमें कुछ फिलोसफर्स थे। तो फिलोसफर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फिलोसफर्स की चर्चा करते हैं कि क्या फिलोसफर का रोल था, रोल क्या था फिलोसफर का। तो इसमें दो, एक कहता है कि जॉन लॉक और था, ये पहला नाम लेते हैं हम लोग जॉन लॉक का। तो ये एक फिलोसफर थे, क्या थे, फिलोसफर थे। इन्होंने एक अपना बुक लिखा जिसमें क्या था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, बुक जो अपना था इंस्टीट्यूट ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉक जो था वो क्या वो रिफ्यूट टू डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब जो डिवाइन है या तो फिर जो एब्सोल्यूट राइट है मोनार्क का, उसके बारे में क्या किया है, चर्चा किया है। ओके, उसके बाद अगला आता है रूसो। रूसो का मानना था कि रूसो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया है, कैरी किया है, क्या कैरी किया है कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर होना चाहिए और पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, पीपल और रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो, पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, सोशली रूप से एक दूसरे से क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद तीसरा नाम आता है मॉन्टेस्क्यू। तो जो मॉन्टेस्क्यू एक का जो बुक था वो क्या था, द स्पिरिट ऑफ लॉ, बुक का नाम याद रखेंगे, द स्पिरिट ऑफ लॉ। जो मॉन्टेस्क्यू प्रपोज किया किसके बारे में, कि जो गवर्नमेंट का पावर है वो 3 फॉर्म में बटा होना चाहिए। किस फॉर्म में बटा होना चाहिए, 3 फॉर्म में। कौन कौन, तो वो है लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। तो ये मेन 3 फॉर्म ऑफ पावर जो है गवर्नमेंट का होना चाहिए, कि अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू, अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू।
तो ये सब जो आइडियाज़ है फिलोसफर्स के, वो क्या किए, ये सब आइडिया जो डिस्कस किए गए और कई सारे बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक क्या किया गया, पहुंचाया गया। बुक्स और न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। इससे क्या हुआ कि इसको लोग, जब बहुत सारे ग्रुप लोग इसको पढ़े और उसको पढ़ने के बाद क्या हुआ कि जो लिख नहीं सकते थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, उसको क्या कर दिया गया, उसको पढ़ करके सुनाया जाता था। उसको पढ़ करके सुनाया जाता था। जो समझे एक ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड है, वो पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर एक लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर को या बुक को उसको क्या करते थे, लाउडली पढ़ते थे और पढ़ करके सभी लोगों को सुनाते थे और सुना करके उसके बारे में समझाते थे। ओके, आज के वीडियो में यहीं तक। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आउट ऑफ ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड थैंक यू।